Good morning, student. So, student, in last class we have discussed about cell cycle. Okay. Now today we continue this topic. Okay. So, in last class we already discussed G1 phase, S phase, and G2 phase. Now today we discuss about G0 phase. So, what is G0 phase? G0 phase. ठीक है. तो अगर स्टूडेंट जो है हम बात करें जीवन फेज़ की, तो जीवन फेज़ और जी2 फेज़ हमने कहा था कि ये दोनों फेज़ जो होते हैं हमारे ग्रोथ फेज़ होती है. जीवन फेज़ में क्या होता है कि जहाँ पर जो है सेल जो जो आपका जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है किस में, एस फेज़ में, यानी कि सिंथेसिस फेज़ में, है ना. ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. सिंथेसिस फेज़ में क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन होता है. ठीक है. तो रेप्लिकेशन का मतलब हमने आपको बताया था कि जहाँ पर डीएनए जो है अपना जो है क्या बढ़ा रहा है, अपनी जो है डुप्लीकेट कॉपी बना रहा है. ठीक है. तो अब डीएनए को रेप्लिकेट तो करना है एस फेज़ में, बट उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है वो जीवन फेज़ में स्टार्ट हो जाती है. तो जीवन फेज़ में क्या होते हैं, सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं ना. डुप्लीकेट क्यों करते हैं ये भी हमने रीज़न बताया था कि ताकि ईच सेल में जो है क्या है, सेम अमाउंट में जो है माइटोकॉन्ड्रिया जाए, सेम अमाउंट में जो है अदर सेल ऑर्गेनेल्स जाएँ. ठीक है. और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि क्योंकि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो है सर्टेन प्रोटीन्स और एंजाइम्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है. तो इसलिए जो है जीवन फेज़ में क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पर जो है एंजाइम्स और प्रोटीन का जो है क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ताकि कि जो है एस फेज़ में जो है डीएनए का रेप्लिकेट करने में वो प्रोटीन और एंजाइम हेल्प कर सके. ठीक है. तो यही चीज़ हमने आपको जीवन फेज़ में बताई थी. पहली चीज़ जो है जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं. दूसरी चीज़ कि जो आपका जो है एंजाइम और प्रोटीन है वो सिंथेसिस हो रहा है. तीसरी चीज़ हमने कहा था कि जो सेल होती है वो साइज में ग्रोथ करती है. ठीक है. एस फेज़ में हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. कल हमने आपको किस तरीके से रेप्लिकेशन होकर डीएनए अपना जो है कंटेंट बढ़ाएगा वो हमने बता दिया था आपको. ठीक है. बट हमने ये भी कहा था कि आपको एस फेज़ में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 ही रहते हैं. ठीक है. बट जो डीएनए का कंटेंट होता है वो 2C से जो है क्या हो जाता है, 4C हो जाता है. ठीक है. कंटेंट बढ़ जाता है, क्रोमोसोम्स का नंबर जो है क्या होगा आपका जो है सेम ही रहता है 46, लेकिन जो क्या है डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है. ठीक है. उसके बाद आता है G2 फेज़. ठीक है. तो G2 फेज़ क्या होता है स्टूडेंट, जो है आपका जो है अब क्योंकि G2 फेज़ के बाद आपका तुरंत जो है क्या होता है, आपका जो है जो है M फेज़ आता है. ठीक है. कल की क्लास में स्टूडेंट जो है मैंने आपको G0 फेज़ को जो है उसमें मेंशन नहीं किया था. एक्चुअल में जो है पहले आप G0 फेज़ को ही देख लीजिए. जो G0 फेज़ होता है यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि जिस सेल को, ऐसा नहीं है कि बॉडी की सेल को जो है हमेशा ही जो है क्या करना हो, रेप्लिकेट करना हो या जो है डिवीज़न करना हो. तो अगर जो है किसी सेल को जो है रेप्लिकेट नहीं करना है या किसी सेल को जो है डिवाइड नहीं होना है तो वो सेल जो है G2 फेज़ के बाद जो है G0 फेज़ में चली जाती है. ठीक है. तो इसीलिए जो है कल की क्लास में मैंने आपको G0 फेज़ नहीं मेंशन किया था, बट आज मैंने आपको G0 फेज़ का भी इसमें डायग्राम बना के दिखा रखा है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है. तो क्या होता है कि जो G0 फेज़ कुछ नहीं है. G0 फेज़ क्या होता है आपका कि जब सेल को जो है क्या नहीं करना पड़ता है, डिवीज़न नहीं करना होता है या सेल को रेप्लिकेट नहीं करना होता, तो उसके बाद जो सेल होती है वो G2 फेज़ के बाद जो है G0 फेज़ में चली जाएगी. ठीक है. जब सेल को क्या नहीं करना है, डिवीज़न नहीं करना है, या सेल को जो है रेप्लिकेट नहीं करना है. ठीक है. अदरवाइज आपका जो है G2 फेज़ के बाद फिर क्या आ जाता है, M फेज़ आता है. अब G2 फेज़ क्या है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, क्रोमोसोम्स के नंबर रिमेन है 46, पर जो कंटेंट है वो डबल हो चुका है. ठीक है. अब G2 फेज़ में क्या होता है कि जो M फेज़ होता है, ठीक है, तो G2 फेज़ में क्या होता है कि जो M फेज़ होता है, M फेज़ में जो आपका जो है सेल डिवीज़न, हमने कहा था ना एक्चुअल में जो है सेल डिवीज़न तो यहाँ पर हो रहा है आपका M फेज़ में. ठीक है. बाकी यहाँ तो क्या चल रही है आपकी, ये जो है प्रिपरेशन चल रही है. यहाँ तो आपकी जो है क्या चल रही है, प्रिपरेशन चल रही होती है. तो अब जो है एक्चुअल में जो है M फेज़ में जो है क्या होगा, आपका जो है सेल का डिवीज़न होगा. ठीक है. सेल का ये इस तरीके से, ये आपका पूरा इंटरफेस है ना. ठीक है. तो अब क्या है एक्चुअल में आपका जो है क्या होगा,
सेल डिवीज़न होगा किस में, आपका जो है एम फेज़ में, ये वाला जो फेज़ है, ठीक है, इतना जो फेज़ है ये एम फेज़ आपका, इसमें सेल डिवीज़न होगा, ठीक है। तो अब सेल डिवीज़न के लिए भी यहाँ पर जो है सर्टेन प्रोटीन्स और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए जो है G2 फेज़ में जो है क्या होता है, सेल डिवीज़न के लिए जिन जिन प्रोटीन्स और जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो G2 फेज़ में वो एंजाइम और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि आपका G0 फेज़, मैंने अभी आपको बता दिया कि आपका जो है कोई सेल है तो वो पहले क्या आई, जैसे सपोज कोई सेल है तो जो है वो यहाँ पर G1 फेज़ में आई, ठीक है। फिर G1 फेज़ से जो है वो आपकी S फेज़ में गई, ठीक है। फिर S फेज़ से जो है वो G2 फेज़ में गई, ठीक है। और G2 फेज़ से जो है अगर जो है कोई सेल है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई सेल है तो अगर उसको जो है डिवाइड नहीं करना है सेल को, तो वो यहाँ से जो है G2 फेज़ के बाद जो है आगे नहीं जाएगी, ठीक है। वो किस में नहीं जाएगी, एम फेज़ में नहीं जाएगी, और वो किस में आ जाएगी, G0 फेज़ में आ जाएगी, ठीक है। और G0 फेज़ का मतलब कि जो सेल है वो जो है डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है क्या, G0 फेज़, ठीक है। जब क्या है कोई सेल है उसको डिवीज़न नहीं करना है तो वो G2 फेज़ के बाद जो है बाहर आपकी क्या हो जाएगी, इसको मैंने बाहर इसलिए दिखाया कि यानी कि G2 फेज़ के बाद जो है वो G0 फेज़ में चली जाएगी, जहाँ पर कि जो है सेल डिवीज़न नहीं करना चाहती है या सेल जो है रेप्लिकेट नहीं करना चाहती है, तो वो G0 फेज़ में चली जाएगी, ठीक है। और अगर किसी सेल को जो है डिवीज़न करना है तो वो G2 फेज़ के बाद क्या होगी, आपकी एम फेज़ में चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कल आपको G0 का नहीं मेंशन किया था ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड न लगे। तो क्या है, अगर किसी सेल को डिवीज़न करना है तो वो G1 फेज़ में आएगी, देन S फेज़ में जाएगी, फिर G2 फेज़ में जाएगी और फिर M फेज़ में चली जाएगी, ठीक है। और अगर यदि किसी सेल को जो है डिवीज़न नहीं करना है तो तब क्या होगा, सेल G1 फेज़ में आएगी, S फेज़ में जाएगी, फिर G2 फेज़ में जाएगी और फिर G0 फेज़ में चली जाएगी, ठीक है। और अगर जब सेल G0 फेज़ में चली गई, ठीक है, मतलब जब उसको डिवीज़न नहीं करना था तो वो G0 फेज़ में चली गई, बट अब इस सेल को डिवीज़न करना है तो ये फर्दर क्या हो जाएगी, आपकी जो है क्या होगी, G0 फेज़ से जो है फर्दर जो है ये अपनी जो है दोबारा से जो है लाइफ साइकिल चला सकती है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि G0 फेज़ के बाद जो है ये कहाँ आ जाएगी, आपकी फिर फर्दर G1 फेज़ में आ जाएगी, फिर S फेज़ में, फिर G2 फेज़ में, और फिर जो है ये M फेज़ में चली जाएगी जब इसको डिवीज़न करना है तो। ओके, तो ये तो था आपका जो है G0 फेज़। अब आता है एम फेज़, ठीक है। तो एम फेज़ जो होता है यानी कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब पहला माइटोसिस या मियोसिस, आप जब पढ़ोगे तो इसीलिए जो है इसको एम फेज़ कहा जाता है, ठीक है। अब जो एम फेज़ होते हैं इसके जो है क्या होते हैं, फर्दर जो है 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है डिटेल में समझते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसको जो है मैं एक जो है डायग्रामेटिक स्केच के द्वारा आपको जो है बता देती हूँ, ठीक है। तो अब हमारा सेल साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है, हम पढ़ चुके कि सेल साइकिल एक्चुअल में होता क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे जो है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस, अब माइटोसिस जो होती है बच्चों, कोई भी अगर सेल है तो उसमें जो है दो तरीके का पहले तो डिवीज़न होता है, ठीक है। चलिए तो पहले इसको देख लीजिए, चाहे वो माइटोसिस सोमेटिक सेल हो चाहे वो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल हो, ठीक है। दो तरीके का उसमें डिवीज़न देखने को मिलता है। पहला डिवीज़न होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट है, ये थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसको इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका जो है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चाहे माइटोसिस हो स्टूडेंट, चाहे मियोसिस हो, यानी कोई भी सेल डिवीजन हो, चाहे वो सोमेटिक सेल में हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव सेल में हो, पहला आपका जो है कैरियोकाइनेसिस होता है। एम फेज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एम फेज़ से पहले का जो भी उसके अंदर इवेंट्स हो रहे थे हम सब आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि G1 S फेज़ G2 फेज़, ठीक है। अगर डिवीज़न करनी है तो एम फेज़ में आएगी और नहीं आएगी तो G0 फेज़ में चली गई, ठीक है। अब कोई सेल है जिसको कि जो है डिवीज़न करना है तो क्या होगा, जब वो एम फेज़ में आएगी तो एम फेज़ में जो है दो आपको फर्दर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है सब स्टेजेस देखनी है, ठीक है। दो सब स्टेजेस क्या होती है कि सबसे पहले जो है कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर देन साइटोकाइनेसिस होता है। तो व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बच्चों डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया,
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है स्टूडेंट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जब कोई सेल जो है एम फेज में जाएगी तो पहले वो जो है क्या करेगी, न्यूक्लियस का डिवीजन करेगी, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कभी भी जब स्टूडेंट जो है कोई सेल डिवाइड करती है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन फाइनली साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखना है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इजी भी है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अब क्या कहा हमने कि कोई भी सेल जो है, चाहे वो सोमेटिक सेल हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव सेल हो, अगर डिवीजन होगा तो पहले न्यूक्लियस का होता है, और जब न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब कैरियोकाइनेसिस के जो है फर्दर जो है क्या बच्चों, यहाँ पर जो है 4 क्या है, सब स्टेजेस हैं, ठीक है। पहले हमने क्या कहा, पहले जो सेल होती है एक्चुअल में उसका डिवीजन जो है क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का हो रहा है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस के फर्दर जो है सब स्टेजेस हैं। तो कैरियोकाइनेसिस के जो सब स्टेजेस हैं वो क्या है आपके, वही जो एम फेज में हमने लिखा था। सबसे पहला प्रोफेज आता है, ठीक है, फिर देन मेटाफेज, ओके, देन एनाफेज, और देन लास्ट आपका टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज। तो ये 4 आपके जो है सब स्टेजेस हैं किसके, कैरियोकाइनेसिस का, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का कोई आपको जो है सब स्टेजेस नहीं होती हैं, ठीक है। अब क्या कहा हमने कि जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं इसके फर्दर जो है 4 सब स्टेजेस है। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। अब ये बच्चों आपका जो है चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ठीक है, माइटोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा, मियोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। वहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी जो है कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का मतलब जो है मियोसिस और माइटोसिस में भी दोनों में सेम होगा, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के जो है फर्दर जो है 4 सब स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला प्रोफेज, ठीक है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज, ठीक है। ये आप जो है मियोसिस में भी सेम यही चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। अब जो प्रोफेज होता है, अब हमें इसको पढ़ना है कि प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं, मेटाफेज में क्या क्या होता है, ठीक है, और एनाफेज और टीलोफेज में क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको देखना है हमें। तो अब एक्चुअल में स्टूडेंट होता क्या है, ठीक है। प्रोफेज जो है स्टूडेंट जो है फर्दर जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, 2 टाइप का आपका देखने को मिलेगा। एक अर्ली प्रोफेज होता है और एक जो है लेट प्रोफेज होता है, ठीक है। अर्ली प्रोफेज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जो है लेट प्रोफेज, ठीक है। क्या कहा हमने कि फर्दर जो है आपका जो है प्रोफेज के 2 टाइप है। एक है आपका अर्ली प्रोफेज जो पहला हो रहा है, और दूसरा आपका जो है लेट प्रोफेज जो कि बाद में होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो अर्ली प्रोफेज होता है इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेल का डायग्राम बनाऊँ स्टूडेंट, तो ये माना कोई सेल है, ठीक है, तो ये सेल है और ये माना इसका जो है न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो पड़ा हुआ होता है। तो एक्चुअल में जो है अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या हो रहा होता है, कंडेंस हो रहा होता है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है ना, है ना, एक्चुअल में जो डीएनए होता है
वो हमारा डीएनए क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए किस फॉर्म में रहता है, एक मतलब हल्का कंडेंस फॉर्म में रहता है, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। इस तरीके से जो है डीएनए पड़ा हुआ होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्रोमेटिन, क्या कहा जाता है इसको, क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है जो डीएनए होता है वो इस तरीके से जो है क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में जो है यहाँ पड़ा हुआ होता है। तो अब इसको जो है, क्योंकि जो है हमारा जो डीएनए इसको रेप्लिकेट होना होता है, तो जो ये क्रोमेटिन फाइबर है ये जो है अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स लेने की कोशिश करेगा। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर्स कैसे, ये इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ठीक है। ये कंडेंस होके इस तरीके का अब स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिसको कि हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर है ये धीरे धीरे यहाँ जो है क्या होता जा रहा है, कंडेंस होता जा रहा है, इसकी धीरे धीरे जो है कॉइलिंग होती जा रही है इस तरीके से, ठीक है। डीएनए की क्या होती जा रही है, और कंडेंस डीएनए हमारा होता जा रहा है कब, अर्ली प्रोफेज में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जो है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो क्या कहा हमने कि ड्यूरिंग जो है अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है वो जो है क्या होने लग जाता है, हाईली कंडेंस होने लग जाता है। तो इस तरीके का जो है कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। साथ के साथ जो है क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, सेंट्रियोल होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट तो कहाँ पर हो जाता है, एस फेज में हो जाता है, सिंथेसिस फेज में हो जाता है, ठीक है। और ये सेंट्रियोल जो है क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे। जैसे ये इस पोल की तरफ जाएगा और ये वाला जो है इस पोल की तरफ मूव करने लग जाएगा इन केस ऑफ अर्ली प्रोफेज, ठीक है। फिर क्या आता है, लेट प्रोफेज आता है। तो लेट प्रोफेज में आते आते जो डीएनए होता है ये और ज़्यादा जो है, जो हमारा क्रोमेटिन है, ये जो डीएनए है ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा जो है डीएनए क्या हो गया, इस तरीके से कंडेंस हो गया, किस फेज में, आपका लेट प्रोफेज में। और जो आपके क्या थे, सेंट्रियोल थे, ये बिल्कुल जो है अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल के हैं आपके अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं, और इससे जो है इस तरीके से जो है क्या होते हैं, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसका सेपरेट डायग्राम बनाऊँ तो इस तरीके से जो है कुछ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको कहा जाता है क्या, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो सेंट्रियोल से जो है स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपका जो है क्या, लेट प्रोफेज में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लेट प्रोफेज में, कि जो लेट प्रोफेज होता है, तो लेट प्रोफेज में जो है क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है कि ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसलिए डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है ताकि कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ईजिली जो है रेप्लिकेट हो सके, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी जो है क्या होने लग जाती है, लेट प्रोफेज में डिसअपेयर होने लग जाती है। तो क्या कहा हमने स्टूडेंट कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो जो है कंडेंस होने लग जाता है, और जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो आपका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो आपके सेंट्रियोल थे इनसे जो है क्या है, आपका स्पिंडल फाइबर जो है, या फिर इनको जो है एस्ट्रल रेस कहा जाता है, वो आपकी जो है एराइज हो जाती है, ठीक है। ये तो था आपका जो है प्रोफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में एक्चुअल में स्टूडेंट जो है जो मेटाफेज होता है यहाँ पर जो है आपको जो है क्रोमोसोम जो है ईजिली विजिबल हो पाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, या सेल के अंदर, ठीक है। आप पहले देखोगे अगर सेल के अंदर तो आपको जो है क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे, बट मेटाफेज में आकर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाईली कंडेंस हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर ये बन चुका होगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आपको स्ट्रक्चर्स जो है अब जो है मेटाफेज में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मेटाफेज है जहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी जो है क्या हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है, और अपोजिट पोल पे जो है क्या आ चुके हैं, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से जो है ये एस्टर रे निकलती है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या है, ये सेंट्रिओन, ठीक है। और ये जो रेज निकल रही हैं इसको एस्ट्रल रेज कहा जाता है, ठीक है, एस्ट्रल रेज इसको कहा जाता है, ये स्पिंडल फाइबर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कि ये सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, एस्ट्रल रे का क्या फंक्शन है।
मेटाफेज में आकर क्या होता है स्टूडेंट कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं और क्रोमोसोम्स का ये स्ट्रक्चर जो है आपको विजिबल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होता है मेटाफेज में आकर स्टूडेंट कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बिल्कुल जो है मेटा यानी कि प्लेट पर आकर जो है क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम्स हमारा कंटेंट जिसका डबल हो चुका है वो इस तरीके से जो है क्या होगा आपका सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं दो ही बना पा रही हूँ यहाँ पे स्पेस की वजह से, तो आप पूरे के 40 के 46 को यहाँ पर लाइन पे लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो आपकी जो है एस्ट्रल रे है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये इसके ज़रिए जो है ये सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए होते हैं। तो ये किस तरीके से होंगे, इस तरीके से। ये सेंट्रोमियर होता है ना जहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े होते हैं, इसको हमने कल की क्लास में कहा था ना, इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है आपके सेंट्रोमियर पर जुड़ जाएंगे कौन, ये स्पिंडल फाइबर। यहाँ से भी जो है ये जो आपकी जो ये रेस निकल रही है ये इसके सेंट्रोमियर पे जुड़ जाएगी, इस तरीके से सेंट्रोमियर पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ मेटाफेज। तो क्या कहा हमने मेटाफेज में कि जो आपके जो है क्रोमोसोम्स थे वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। बिल्कुल 40 के 46 क्रोमोसोम्स को आप सेंटर में लगा दीजिए। मैंने स्पेस की वजह से सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स को लगाया और 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेंटर पे अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रियोल है इसका क्या फंक्शन है अब कि इससे निकलने वाले जो ये फाइबर हैं ये जो है क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर, ये बीच वाले पोर्शन को सेंट्रोमियर कहा जाता है, उस सेंट्रोमियर से ये जो है स्पिंडल फाइबर जो है आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका मेटाफेज में, सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फेज जो है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है स्टूडेंट, अब इसी को देखिए। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर होता है तो इनके जो है ये खींचते हैं किसको, क्रोमोसोम्स को। तो ये क्या करते हैं कि ये हमने कल की क्लास में आपको कहा था ना कि ये जो है आपका डीएनए है, इसी का डुप्लीकेट आपका इधर बन रहा है, तो इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। हमने कल की क्लास में कहा था इसको कि क्या कहा जाता है, इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। तो अब क्या करते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये इन सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर देते हैं। तो एक्चुअल में होता है क्या तब कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जो कंटेंट था, ये क्रोमोसोम्स तो वन तो था लेकिन इसने जो अपना डुप्लीकेट बनाया ये वाला, ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर से जो है ये क्या हो गया, इससे अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ होगा चला जाएगा। तो अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहाँ से अलग हो चुके हैं, ये वाला ऊपर की तरफ और ये वाला नीचे की तरफ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका जो है, इस तरीके से जो है आपका क्रोमोसोम जो है एनाफेज में दिखेगा। ठीक है, सेम ये वाला क्रोमोसोम भी आपका हो जाएगा 40 के 46 क्रोमोसोम्स आपके जो है इस तरीके से जो है इनका जो है सिस्टर क्रोमेटिड से ये जो है अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हुआ क्या है आपका जो है एनाफेज में कि जो सिस्टर क्रोमेटिड ये कंटेंट इसीलिए तो डबल हुआ था ताकि कि ये अलग सेल में जाए और ये अलग सेल में जाए। ये इसका बिल्कुल यही डुप्लीकेट है भाई, ये जो डीएनए आपका यहाँ है उसी का डुप्लीकेट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। ये जो जीन इसमें होगा सेम एग्जैक्टली जीन इसमें होगा। ये क्यों इसने कंटेंट बढ़ाया अपना, ताकि कि ये 46 यहाँ पे क्रोमोसोम्स लगे हुए थे। ठीक है, बट इनका कंटेंट डबल था। अब क्या हुआ कि 46 में से आपके 46 ऊपर चले गए, है ना, और 46 जो है नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा आपका, एक से जब दो सेल बनेंगी तो ये 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में जाएंगे और ये नीचे के 46 क्रोमोसोम्स दूसरी सेल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आएगी कि कंटेंट क्यों डबल होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये भी आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, बट जहाँ पर ये एक साथ जुड़ा हुआ था तब ये पूरा एक क्रोमोसोम था आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इसको एक ही पढ़ते हो क्रोमोसोम 1। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका जो है एक ही सेंट्रोमियर से जो है ये अटैच है। ठीक है, अब ये जो है सेंट्रोमियर्स अलग अलग हो गए इनके। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, दो अलग क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, अब ये वाला क्रोमोसोम किसी दूसरी सेल में जाएगा जब दो एक से दो सेल बनेंगी और ये वाला क्रोमोसोम दूसरी सेल में जाएगा। तो इसी तरीके से 46 क्रोमोसोम जो है ऊपर की तरफ चले गए और उनका जो सिस्टर क्रोमेटिड था वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा आपका जो है एनाफेज के बाद जो है क्या होगा आपका जो है लास्ट जो आता है वो क्या आता है, टीलोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज में क्या हो जाएगा बच्चों,
अब जो है नेक्स्ट आएगा आपका स्टूडेंट जो है कि टीलोफेज कि टीलोफेज में क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब टीलोफेज में क्या होता है स्टूडेंट कि आपको एनाफेज तक समझ में आ गया कि एनाफेज में क्या होते हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये वाला अपोजिट पोल की तरफ और उसका जो सिस्टर क्रोमेटिड था वो उसके अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, किस में? एनाफेज में। टीलोफेज में क्या होता है स्टूडेंट कि अब फर्दर जो है क्या होता है, एक तो आपके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर आपके जो है क्या हो गए, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गए और जो क्रोमोसोम था आपका वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। देखो अब क्रोमोसोम क्या हो रहा है, फर्दर जो है लूज होना स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब किसके फॉर्म में आने लग जा रहा है, क्रोमेटिन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये फर्दर जो है ऐसे लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इनकी जो पैकेजिंग हुई थी ये फर्दर जो है ढीली होने लग जाएगी। इस तरीके से जो है क्रोमोसोम जो है क्या होने लग जाएंगे, खुलने लग जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या कहा कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्या हो जाएंगे आपके जो है डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका जो है कि टीलोफेज में अगर आप जो है क्रोमोसोम्स को देखने की कोशिश करोगे तो टीलोफेज में आपको जो है क्रोमोसोम्स जो है क्या होंगे, विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है अब लूज हो चुका है और ये क्रोमेटिन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब ये अपोजिट पोल की तरफ तो चले ही चुके थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो थे आपके ये अपोजिट पोल की तरफ हैं। ठीक है, ये इस पोल में ये इस पोल में। ठीक है, और क्या है जो डीएनए है उस वो फिर से लूज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, किसमें? टीलोफेज में। और दूसरी चीज़ की जो स्पिंडल फाइबर है वो फर्दर जो है क्या हो चुका है, आपका जो है डिसअपेयर होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका कि ये अब आपका जो है क्या है, हाँ जो क्रोमोसोम है ये फर्दर जो है इसकी और ज़्यादा लूज ये हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल पर ये और ज़्यादा जो है आपके जो है क्या हो गए, लूज होना स्टार्ट हो गए। क्या? क्रोमेटिन, ये जो आपका जो है जो क्रोमोसोम है वो जो है आपका जो है लूज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है स्टूडेंट, इसके बाद कि जो न्यूक्लियर एनवलप होती है वो फर्दर जो है रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फर्दर जो है रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले ये क्या होती हुई थी, प्रोफेज के लेट प्रोफेज में क्या होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बट अब जो है किसमें, टीलोफेज में जो है क्या होगी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो इस तरीके से जो है आपका, सॉरी इस तरीके से नहीं, आपका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से जो है अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी अराउंड द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम्स के अराउंड जो है इधर भी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई और यहाँ पर भी आपके क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी जो है न्यूक्लियर जो एनवलप है वो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है जितने भी जो आपके क्या थे, गोल्जी, जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स थे जो कि आपके जो क्या थे प्रोफेज में जो है क्या थे, डिसअपियर हो गए थे, वो आपको फर्दर जो है फिर क्या होने लग जाते हैं, साइटोप्लाज्म में दिखने, विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट कि प्रोफेज में जो है जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट जब आप जो है टीलोफेज में आते हैं तो फर्दर से जो है जो भी सेल ऑर्गेनेल्स थे आपके ये फर्दर जो है आपका जो है रीअपियर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं इन केस ऑफ टीलोफेज। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, अब आता है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो ही चुका है। ठीक है, ये अलग न्यूक्लियस है, ये अलग न्यूक्लियस है, इस तरीके से है ना। अगर इस न्यूक्लियर एनवलप को हम इस तरीके से बनाए तो ये अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस क्रोमोसोम पे ये अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इस पे अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब फाइनली आएगा हमारा जो है साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन। तो अब क्या होता है यहाँ पर जो है फाइनली जो है आपका जो है एक सेल से जो है इस तरीके से जो है ये सेल जो है यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, साइटोप्लाज्म मतलब इसका डिवीजन हो जाएगा और फाइनली जो है आपको जो है क्या मिलेगा स्टूडेंट, जो है इस तरीके से जो आपको दो सेल मिल जाएंगे। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये इसका न्यूक्लियस, ये और ये सेल यहाँ से टूट कर जो है ये सेल और इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक सेल से जो है दो सेल मिल गई। इसमें भी जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 हैं, तो इसमें भी जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, इसमें भी 46 है तो इसमें भी 46 है। तो क्या हुआ, एक सेल से आपके जो है दो सेल बनी और दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दीज आर रिमेन सेम। ठीक है,
क्रोमोसोम्स का नंबर दोनों सेल में जो है सेम ही है, 46 और 46। तो ये समझ में आ गया कि क्यों इन दोनों में 46 कहाँ से आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 46 ऊपर गए थे यहाँ पर और उसका सिस्टर क्रोमेटिड 46 नीचे आया था, इसीलिए एक सेल से आपके जो है 2 सेल बने और दोनों में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 46 और 46 है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, या फिर आपको जो है जो माइटोसिस डिवीज़न है ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है मियोसिस पढ़ेंगे और इसी के साथ जो है मियोसिस के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।